नमस्कार। चलिए पार्ट 7 के इकाई तीसरे पे आ गए हैं हम लोग। तो फिर से हम लोगों को वही पढ़ना है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। पिछली बार मैंने बता दिया था आप लोगों को प्रबंधन के बारे में जो जानकारी होती है। और अब मैं आप लोगों को इस वाले में, पिछले में मैंने आप लोगों को बताया था बाढ़ और सूखे के बारे में। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भूकंप और सुनामी के बारे में। ठीक है। जैसे मैंने बाढ़ और सूखे के बारे में बताया था कि दोनों के दोनों वर्षा से जुड़े हुए हैं, वैसे ही भूकंप और सुनामी जो है, ये दोनों भी धरती के अंदर जो तरंगे बहती हैं उनसे जुड़े हुए हैं। या सिंपल से बोले तो भूकंप जो है कंपन से जुड़ा हुआ है, और वो कंपन इस वजह से होता है क्योंकि धरती में कई प्रकार की तरंगे जब बहती हैं, जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल, लेकिन आप सिंपल ही ये समझिए कि धरती में जब धरती के अंदर मतलब जब तरंगे बह के आती हैं तो झटके महसूस होते हैं। अगर वो लैंड मास पर है, जमीनी जगहों पर है, तो उसको हम भूकंप बोल देते हैं। और वो अगर समुद्र के नीचे आते हैं या समुद्र के समुद्री क्षेत्रों के आसपास आते हैं तो वो सुनामी का रूप ले लेते हैं, क्योंकि जब कंपन पैदा होती है उसके तल पर, समुद्र के तल पर, तो लहरें बहुत ही ऊंची उठती हैं और आसपास के क्षेत्रों को डुबाते हुए चली जाती हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर आप एक थाली में पानी भर के रखेंगे और थाली को हिलाएंगे तो पानी छलकेगा, उसी तरह वैसे ही सुनामी में भी होता है। लेकिन अगर थाली आपकी खाली है और उसमें कुछ भी नहीं है और एक छोटा सा चम्मच रखा हुआ है, फिर थाली को हिलाएंगे तो चम्मच हिलेगा। तो वैसे ही भूकंप और सुनामी में अंतर एक हम समझ सकते हैं, जिन्होंने इन सब की वीडियोस नहीं देखी या न्यूज में कभी नहीं देखा है इनके बारे में, तो या भूकंप के झटके कभी महसूस नहीं किया। वैसे मेरे हिसाब से तो एक दो झटके तो आपने जीवन में महसूस ही किए होंगे। ठीक है। तो हम इसमें भूकंप और सुनामी से क्या क्या प्रबंध करने हैं हमको, तो वो जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भूकंपीय जो तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो ये आपको इनके डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको इसका एनिमेशन दिखा दूंगा कि ये तरंगे कैसे बहती हैं, क्योंकि हर तरंग अपने आप में अलग अलग तरह की होती है। तो तीन प्रकार की मेनली तरंगे होती हैं। एक होती है प्राथमिक यानी पी वेव्स बोला जाता है, एक द्वितीयक तरंगे होती हैं यानी एस वेव्स, और तथा दीर्घ एल तरंगों को दीर्घ तरंगे बोला जाता है। एल मतलब लव तरंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो ये होती हैं तरंगे, वो हर एक मीडियम में नहीं बह सकती हैं। जो पी तरंगे होती हैं वो ठोस जगह से भी बह सकती हैं, पानी में भी बह सकती हैं, और इन दोनों में बह सकती है। और जो एस तरंगे हैं वो सिर्फ ठोस जगह यानी सॉलिड आइटम्स में ही बहती हैं, या सॉलिड आइटम्स को ही पास कर सकती हैं। अगर बीच में लिक्विड आ गया, बीच में तरल पदार्थ आ गया, तो उसको पार नहीं कर सकती हैं। और तीसरी होती है जो एल तरंगे, जिनको लव तरंगे कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक होती है। ठीक है। सबसे पहले जो सतह पर पहुंचती है होती है वो होती है पी तरंगे, उसके बाद जो पहुंचती है वो होती है एल तरंगे, और जो सबसे आखिरी में होती हैं, सॉरी, उसके बाद जो पी के बाद जो पहुंचती है वो एस तरंगे, और जो सबसे आखिरी में पहुंचती है वो होती है एल तरंगे। और जो एल तरंगे होती हैं वो सबसे आखिरी में तो पहुंचती हैं, लेकिन सबसे विनाशकारी तरंगे यही होती हैं। इसका आगे हम कारण जानेंगे कि क्यों होंगे, एक एनिमेशन है अगली साइड में, उसके द्वारा आप देखेंगे कि ये तरंगे किस प्रकार से बहती हैं। उससे हम जानेंगे कि ये क्यों इतनी विनाशकारी होती हैं, जो सतही तरंगे होती हैं, या आखिरी में जो लव तरंगे पहुंचती हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे कैसे तरंगे आ रही हैं। ये आप लोगों ने देखा, ये है, ये तरंगे अपने आप आगे बढ़ी हुई आ रही है कि नहीं। फिर से मैं एक बार चला देता हूं आपको। देखिए ये जो पहली तरंगे हैं वो है पी वेव्स यानी प्राथमिकी तरंगे, जो सबसे पहले पहुंचती हैं। तो देखिए कैसे आ रही है, ये आगे आई, फिर अपनी वापस जगह पर चलेगी, और ये अपने आगे बढ़ती रह रही है, और जहां से भी निकल के जाती है फिर वो अपनी वापस जगह पे वो वैसे ही आ जाता है। ठीक है। मैं अगले में आपको डायग्राम के द्वारा बताऊंगा कि कैसे होती हैं। फिर हम देखते हैं एस वेव की जो तरंगे होती हैं कैसे जाती हैं। ये आगे की तरफ ऐसे मूव करते हुए जा रही थी, और आगे एक बार जैसे मान लीजिए ये तरंगे निकल रही हैं, इसके बाद वो कोई भी जो चीज है वो अपने आप पे वापस आ जा रही थी। एस तरंगे देखिए कैसे जा रही है। ये देखिए जैसे आप कभी चद्दर उद्दर बिछाते हैं ना, तो उसी तरह जो होता है ऊपर नीचे या लहरों की तरह वो जा रही हैं आपकी एस तरंगे। और तीसरी जो सबसे विध्वंसकारी होती है वो होती है लव तरंगे। ये देखिएगा किस तरह से चलती हैं। ये देखिए सांप नुमा चलती हैं और पूरे से पूरे इस जगह को हिला कर रख देती हैं, और ये सबसे खतरनाक होती है, और ये सबसे आखिरी में आती हैं। ठीक है। तो हमने देखा इस चीज को। अब
ये देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें तरंगे ऐसे 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 गई, और ये जैसे मान लीजिए ये अगर ये पॉइंट से निकल गई है, तो ये जो पॉइंट अगर यहाँ से शुरू होके गया था तो ये वापस यहीं पर आ जाएगा। तो मतलब कि इसका प्रोपोगेशन या फिर जो इसका गति है वो इस तरह जा रही है, ऐसे ऐसे, मतलब आगे तो बढ़ रही है। और ये वाली किस तरह चल रही है, ये वाली इस तरह लहरनुमा चल रही है, ठीक है। और ये किस तरह जा रही है, सांप की तरह जा रही है। वो मैं लहरें बनाए हैं, इन दोनों को आप सेम मत समझ लीजिएगा। ये इसका जो गति है इस प्रकार से है, ठीक है, लहरनुमा अगर देखा जाए तो ये होती है पी वेव, ये होती है एस वेव, ये होती है एल वेव। एल वेव सबसे खतरनाक होती है, सबसे आखिरी में पहुंचती है, पी वेव सबसे पहले पहुंचती है, और एस वेव बीच में पहुंचती है। अब देखिए प्रबंधन यानी बचाव। देखिए सबसे पहले बचाव तो यही है, बोला जाता है कि आपका जो घर है वो भूकंप रोधी होना चाहिए। अगर भूकंप रोधी है तो उसकी भी एक अपनी सीमा होती है कि कितने रिएक्टर तक के भूकंप को आपका जो मकान है वो झेल सकता है। या देखिए आप लोग घर बनवाते हैं तो उसकी तो कोई टेस्टिंग होती नहीं है, अगर मान लीजिए आपका सिंगल घर है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो कई मालों के होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है कि वो कितने तक का भूकंप को झेल सकती हैं। तो अधिकतर सामान्यतः ये होता है कि 4 से 5 या 6 तक मैक्सिमम वो भूकंप को झेल सकती है। उससे ज्यादा अगर आ गया तो जो बिल्डिंगें हैं वो ध्वस्त हो सकती हैं, वो गिर सकती हैं। तो अगर मान लीजिए भूकंप आएगा तो आपसे आपको क्या करना है। मान लीजिए आप कम मंजिला वाली ऊंची इमारत पर हैं, या जैसे आप तुरंत ही आसपास के क्षेत्रों में अगर आपके मैदान है, तो आप क्या कर सकते हैं। आपको जैसे ही हल्के फुल्के झटके महसूस हुए, क्योंकि पी वेव तो सबसे पहले आ जाएंगी, आपको पता है कि एस थोड़ी देर में आने वाली है और वो सबसे खतरनाक है, ठीक है। तो आपको जैसे ही पी वेव का झटका लगा, उसके बाद तुरंत ही थोड़ी देर, बिल्कुल ही सेकंड के अंतराल के बाद एस वेव आ जाती है, और उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद एल वेव आ जाती है। तो आपको जैसे ही पहला झटका लगा, आप चुपचाप क्या करिए, अगर भागने की स्थिति में है तो खाली स्थान पर आ जाइए, और जैसे ये लोग खाली स्थान पर आ गए हैं वैसे ही चुपचाप दूर दराज के एरियाओं में खड़े हो जाइए। और लेकिन ये इंश्योर करिएगा आप लोग कि आसपास कोई बिजली के खंभे ना हो, आसपास कोई आपके ऊंचे, आसपास कोई बिजली के खंभे ना हो, आसपास कोई ऊंची इमारतें ना हो, ठीक है। उस चीज को आपको इंश्योर करना है कि इनके आसपास आप लोग ना खड़े हो, खुले मैदान पर हो जितना दूर हो सके। और उसके बाद जब शांत हो जाए सब कुछ मामला, 5-10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद ही अंदर जाइएगा। मान लीजिए आप ऐसी जगह पर है जहां से आप भागने की स्थिति में नहीं है, आपको नीचे पहुंचते में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है, या फिर जब अपने घर पे है और बिल्कुल ही सही नहीं लगा, समय नहीं लगा, तो आप अपनी इस तरह सर को ढक करके मेज या पलंग के नीचे, किसी भी ऐसे स्थान पर जिसमें आपके ऊपर बचाव का कोई जरिया हो, उसके नीचे अपने सिर को बचाकर इस तरह की मुद्रा में बैठ जाए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सिर पे चोट है वो बच जाएगी, बाकी हाथ पैर पे अगर फुल्का फुल्का लग गया तो उसका जो फ्रैक्चर वैक्चर है उसको तो सब सही हो जाता है। लेकिन अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है आपके लिए, और बचना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हो, पहले झटके आए, आप भाग के खाली स्थान पर चले जाइए, और सबसे पहले अपने लोगों को भी लेके जाइए, जितने भी बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे हैं जो नहीं निकल सकते, और आप अगर उनको निकालने में सक्षम है तो, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज इंश्योर करिए। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कीजिए, चुपचाप अपने इस मुद्रा में मेज या कुर्सी के नीचे बैठ जाइए। लेकिन इसका एक ही बचाव है, सबसे जो मेन चीज है कि भूकंप रोधी इमारतें बनाइए। उसमें नींव थोड़ा गहरी होती है, और जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो सामग्री होती है, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी की होती है, वो तो अलग हो गया, वो इंजीनियरिंग का मामला है अपना, ठीक है। लेकिन आपको हमको कैसे भूकंप से बचना है तो उसका यही उपाय है। और जो दूसरा है वो कैसे बच, इसका क्या पूर्वानुमान होता है कोई भूकंप का? कोई पूर्वानुमान नहीं होता। इसका पूर्वानुमान मैंने आपको जो सबसे पहले वीडियो दिखाई थी पार्ट 7 की, जब मैंने आपको आपदाओं के बारे में बताया था, एक आपको मैंने मैप दिखाया था भारत का, और उस मैप में मैंने बताया था कि इस एरिया में मान लीजिए भूकंप के जोन में 4 में आता है तो यहाँ सबसे ज्यादा चांसेस है आने के, कोई अगर 1 में आता है तो वहाँ कम चांसेस है आने के। तो आप देखिए कि आपका जो स्थान है, आप जिस जगह पर रहते हैं, वो भूकंप के कौन से जोन में आता है। अगर वो 4 या 5 या 3 में आता है तो आप समझिए कि कभी भी झटके आ सकते हैं। तो आपको हमेशा तैयार रहना है, और जानकारी ही बचाव है। आसपास के लोगों को बताइए कैसे बचना है, तो इसी तरीके से बचा जा सकता है। बाकी जो है कि अगर मान लीजिए झटके अटके आ गए, फिर क्या करना है आपको, तो वही हर आपदा में यही कॉमन होता है, आपके पास दवाई, जरूरी सामग्री, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका भूकंप से जुड़ा हुआ। अब आते हैं सुनामी का। देखिए सुनामी के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सुनामी में क्या होता है कि अगर सुनामी समुद्री क्षेत्र के, जैसे मान लीजिए ये समुद्री क्षेत्र है और ये किनारे वाला एरिया है जहाँ पे बस्ती है। अब समुद्र के बीच में तो कोई बस्ती रहेगी नहीं, ठीक है। जब समुद्र के बीच में कोई बस्ती नहीं है तो क्या हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच में कोई सुनामी आया, ठीक है,
तो अभी उसको किनारे पहुंचने में तो समय लगेगा, अभी तो वो बीच में आया है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई सेंसर लगे होते हैं या कोई शिप जा रहा होता है, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि सुनामी आने वाली है। तो जितने भी मछुआरे होते हैं या जो तट के किनारे होते हैं, वहां सायरन वगैरह लगे होते हैं, उनके द्वारा या मीडिया के द्वारा या फिर फोन के द्वारा आपको बता दिया जा सकता है कि सुनामी की आशंका है, आप लोग तट से दूर जाएं, समुद्री किनारों से दूर चले जाएं। तो इस तरह की वार्निंग पहले ही दे दी जाती है। ठीक है, तो सुनामी से बचने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो या तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी हो और आप लोग आसपास समुद्र के ना हो, तो आप बच सकते हैं कि बड़ी बड़ी, लेकिन दीवारें कभी भी मजबूत नहीं होती। हमने जापान में जो आई सुनामी थी फुकुशिमा, जब न्यूक्लियर संयंत्र था वो भी डैमेज हो गया था, तो हमने देखा था कि दीवारें कुछ नहीं कर सकती हैं। तो दूसरा तरीका है कि हम प्राकृतिक रूप से सुनामी को बचाएं। तो जैसे ये होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये समुद्री किनारों में होते हैं, ये नमकीन खारे पानी में उगाई देते हैं। अब इनके में आप लोग ध्यान देखिएगा, कभी आपने ऐसे पेड़ देखे हैं बरगद के अलावा? ठीक है, कि ये इतनी सारी जड़ें हों बरगद में, ठीक है, इतनी जड़ें हों। तो ये जो ऐसे जो जंगल होते हैं, जो खारी पानी में जो पेड़ निकलते हैं, उनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, और ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये आपको चक्रवात से बचाते हैं, ये आपको सुनामी से बचाते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि पानी इनके बीच में जाता है, तो इसकी जैसे इन जड़ों के बीच से निकलते हुए जाता है, तो ये एक अवरोध पैदा करता है, और अवरोध पैदा करने के बाद से ये जो कि पूरे के पूरी जो लहरें होती है उनकी तीव्रता कम कर देता है, और जो पानी है वो सुनामी की चपेट में ना आकर के आप बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं, पर सुनामी की जो चपेट में आने के आपके चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा वीडियो, इतना ही छोटा था, इसमें कुछ था नहीं। अब बाकी प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि आप अगर पहली वीडियो को अगर ढंग से देखे होंगे और पुराने चैप्टरों को अच्छे से पढ़े होंगे तो कोई अंतर नहीं रहेगा, बड़े ही आसान शब्दों में आप ये जो क्वेश्चन आंसर है उनको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था महासागर के नीचे आए तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सुनामी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आपको पता है, बंगाल की खाड़ी में आया था। ठीक है, क्योंकि इंडोनेशिया के किनारे, इंडोनेशिया के आसपास सबसे बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर सबसे 2004 में आया था। चेन्नई में और पूर्वोत्तरी भारत में बहुत ज्यादा तबाही मची थी इससे। भूकंप की पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग, मैंने आपको वीडियो के द्वारा भी बताया था कि सबसे पहली जो तरंग पहुंचती है वो पी तरंग है। पृथ्वी केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये है अधिकेंद्र। ये आप लोगों ने सबसे पहले वीडियो में देखा था। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव में कौन सा तरीका सही नहीं है? तो सबसे कौन सा तरीका सही नहीं है कि भाई आप अपने भरोसे बैठ सकते हैं, भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते। क्या पता भगवान भी आप ही के भरोसे बैठा हो, कि आप अपने भरोसे बैठे होंगे, लेकिन आप अपना बचाव करेंगे तो सब बचाव कर लेंगे। ठीक है, तो भगवान भरोसे नहीं बैठना है आपको। भूकंप की जो पूर्वानुमान जानकारी है उसको गंभीरता से लेना है। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण कराना है, और सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए तबाही मच गई, उसके बाद कई लोग मदद के लिए आते हैं, आपको भी मदद के लिए आगे आना है। फिर कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद करते हैं, जैसे आपके ये जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एनसीसी का नाम आएगा, नेशनल कैडेट कोर, उसके बाद आएगा एनएसएस का, नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, उसके बाद एनजीओज होते हैं जो स्वयं सहायता समूह होते हैं। उसके बाद आप भी मदद कर सकते हैं, सरकार मदद तो करती ही रहती है। ठीक है, आपको भी लेकिन उसका केंद्र बिंदु बनना है कि आप लोगों की मदद कर सके और बचाव में भागीदार बन सके, लोगों को जानकारी दे सके। ठीक है, आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपके ऊपर तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। लघु उत्तरीय में सबसे पहले भूकंप के केंद्र और मध्य केंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका सबसे आसान तरीका पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए, स्लाइड के पहले ही उसमें है। भूकंप और सुनामी के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए, मैंने आपको बताया था। एक जो समुद्र के नीचे आता है और एक जो जमीन के ऊपर आता है, इन दोनों में। और अगर वो समुद्र के नीचे आता है तो उसको सुनामी बोल देते हैं, और भूकंप तो जमीन पर आता है। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए। 3 उपाय मैंने बताया, एक दीवार बना सकते हैं, एक मैंग्रोव फॉरेस्ट बना सकते हैं, और एक बचाव है जानकारी ही बचाव है। चुपचाप लिख दीजिएगा। बाकी अगर आप और तरीके देखेंगे तो यही है कि भाई जो भूकंप में है वही सुनामी में है। मजबूत मकान बनाइए, ठीक है, और भूकंप रोधी मकान बनाइए, तो यही सारे बचाव हैं।
भूकंप क्या है, भूकंप के प्रमुख क्षेत्रों को विभाजित सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भूकंप तो आपको पता ही है क्या है, और प्रमुख क्षेत्रों के लिए जो सबसे पहले वाली वीडियो थे उसमें आप को मैंने जोनिंग बताई थी। बाकी आप ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग जोनिंग है। और संक्षिप्त विवरण में क्या करना है आपको, संक्षिप्त विवरण विवरण में ये देना है कि जो जोन 1 होता है वो सबसे सेफ होता है। वैसे सेफ तो कोई भी जगह नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास डेटा है उसके आधार पर हम बता सकते हैं। तो जोन 1 से लेकर जोन 5 तक डिवाइडेड है, और जोन 5 जो है सबसे खतरनाक होता है। सुनामी से आप कह सकते हैं सुनामी के बचाव का उल्लेख कीजिए, वही घुमा फिरा के फिर यही सवाल पूछ दिया गया है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने का वर्णन कीजिए। फिर वही सवाल आ गया है, सब घुमा फिरा के वही सवाल आते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, सबके जवाब एक ही मिलते हैं, थोड़ा बहुत अंतर ही रहता है। ठीक है, बस आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि सुनामी में जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट आप लोग ऐड कर दीजिएगा, और भूकंप में मैंग्रोव से कोई लेना देना नहीं है। भूकंप में तो पेड़ पौधे और बिजली के तार घरों से जितना दूर हो सके उतना रहिए। सुनामी में मान लीजिए आप मैंग्रोव के जंगल में फंसे हैं तो चुपचाप पेड़ पर चढ़ जाइए, बच जाएंगे। ठीक है, तो ये है इस वीडियो का। बाकी इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा आपको, और आपको बहुत ही पढ़ने में मजा आएगा। छोटा चैप्टर है, बढ़िया लगेगा, और कोई भी प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आप भूल चुके हैं तो पहली वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास लोगों की मदद करते रहिए जितना ज़्यादा हो सके, और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।